तो एक बार फिर से सभी को मेरा जोहार और नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक को सॉल्व किया था। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक की। तो आइए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। कौन सा ऐसा कंडीशन होगा? तो आपको ये पता है कि जो फोर्स एक्ट करता है चार्ज पे दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये फोर्स को मैक्सिमम होना है अगर, तो उसके लिए साइन थीटा होना चाहिए मैक्सिमम। साइन थीटा होना चाहिए मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू होगा 1। और साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होगा? जब साइन 90 डिग्री लिखेंगे। साइन 90 डिग्री लिखेंगे तो इसलिए थीटा बराबर कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है व्हाट टॉर्क एक्ट्स ऑन अ 70 टर्न्स कॉइल ऑफ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कैरिंग ए करंट ऑफ 20 एम्पियर held with its axis at right angles to a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है टॉर्क फाइंड करने के लिए दैट इज़ व्हाट टॉर्क टाउ इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन आई बी ए साइन थीटा। एन आई बी ए साइन थीटा और वैल्यू पुट करेंगे टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि 70 दिया गया है। 70 दिया गया है नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद है आई करंट। तो करंट यहाँ से 20 एम्पियर दिया गया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 20 एम्पियर। देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बी तो जो कि है 0.2 टेस्ला तो 0.2 लिख दिया हमने। फिर है एरिया है 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 400 इंटू 10 टू द पावर -4 कर लें, उसको स्क्वायर मीटर में बदलने के लिए। और फाइनली हो जाता है राइट एंगल्स पे तो साइन 90 डिग्री, जिसका वैल्यू मैं डायरेक्टली 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7 टू ज़ा 14 टू ज़ा, अगर मान लो मैं यहाँ से इसको कैंसिल करके ये 10 कर देता हूँ तो 10 से 10 कट जाएगा। 7 टू ज़ा 14 टू ज़ा 28 4 ज़ा 112 तो ये हो जाएगा 112 इंटू 10 टू द पावर, अभी यहाँ जीरोज़ अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 जीरोज़ और 10 टू द पावर -4 दैट मीन्स 10 टू द पावर -1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली मिलेगा 11.2 न्यूटन मीटर। बट चूंकि हमारे ऑप्शन में कहीं पे भी ऐसा अवेलेबल नहीं है इसलिए ऑप्शन रॉन्ग है। आप आगे बढ़ सकते हैं, बनाने का तरीका यही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आमीटर बाय। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, लेकिन अब इसे डिटेक्शन सिर्फ नहीं करना है, अभी करंट का मेजरमेंट भी बताना है इसे। तो हम क्या करते हैं कि एक छोटे से स्मॉल वैल्यू के रेजिस्टेंस को, जिसे शंट कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है आमीटर में। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट कन्वर्ट हो जाता है आमीटर में। यहाँ हमने क्या किया? गैल्वेनोमीटर के पैरेलली एक क्या लगा दिया? शंट लगा दिया। दिस इज कॉल्ड शंट। शंट क्या है? स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से जब करंट पास करेगा आई तो वो कुछ जो करंट होगा जिसको हम आई जी कह सकते हैं वो पास कर जाएगा गैल्वेनोमीटर से, और बाकी का करंट जो होगा दैट मीन्स आई माइनस आई जी वो पास कर जाएगा उस शंट से, राइट। और इस तरीके से ये जब दैट मीन्स कि हम एक शंट रेजिस्टेंस को जो जिसका वैल्यू काफ़ी स्मॉल है, अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगा दे तो ये आमीटर की तरह काम करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है द एंगल्स ऑफ डिप एट द पोल्स एंड द इक्वेटर रेस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले अर्थ का एक डायग्राम बना ले और इधर रहा ये पोल्स है ये दोनों और ये रहा इक्वेटर। अभी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास करेंगी, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमें क्या चाहिए इक्वेटर पे, तो ये जो डिप निडल है जब आप नोटिस करोगे तो डिप निडल जो होता है वो इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। लेकिन अगर उसी डिप निडल को आप पोल पर ले जाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से वर्टिकली प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है। और कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसलिए पोल पर हो जाएगा एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री और इक्वेटर पे हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो एक राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले पोल दिया है और बाद में इक्वेटर पूछा है। तो पोल के लिए 90 डिग्री और फिर 0 डिग्री। तो डी नंबर विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। दैट मीन्स कि अगर फ्लक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, किसी सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इक्वल होता है ईएमएफ के, ईएमएफ ई के। और ये कहना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं द पीक वैल्यू ऑफ एन एसी करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इज गिवन बाय। आपको पता है ओम्स लॉ से कि आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो यहाँ पर क्या है पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू दैट मीन्स आई नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है कि पीक वोल्टेज की भी बात करेंगे तो पीक वोल्टेज क्या ई नॉट ले सकते हैं और डिवाइडेड बाय कितना आर। तो पीक करंट इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और ये दिया हुआ हमारे ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एनर्जी डिसिपेट्स इन एलसीआर सर्किट इन। दैट मीन्स कि आपके पास एलसीआर सर्किट है जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा हुआ है। तो एनर्जी कहाँ पर किस में डिसिपेट करेगा, तो ऐसा कह सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है इन केस ऑफ रेजिस्टर वो होता है 0। इन केस ऑफ रेजिस्टर इज 0 एंड सो वी कैन से दैट कि एनर्जी जो डिसिपेट होगी वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर्स के थ्रू होगी। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट ऑप्शन होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।